अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और आज के इंटरव्यू का आगाज़ मैं इस शेर से करता हूँ कि निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। क्योंकि आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, 45 ईयर का एक्सपीरियंस है इनका हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म इंडस्ट्री में। फोकल पर्सन टू चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर टूरिज़म, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर एंड स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर टूरिज़म कोऑर्डिनेशन, हॉस्पिटैलिटी गुरु मिस्टर आज़म जमील साहब। और इस इंटरव्यू में जो चीज़ें हमने कवर की, इनके बैकग्राउंड के बारे में हमने जाना, इनके बचपन की कुछ यादें हमने इनसे पूछी, प्लस इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, कौन कौन सी चीज़ें अभी इस इंडस्ट्री में लैग कर रही हैं, यूथ स्टूडेंट कैसे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कर सकते हैं, प्लस टूरिज़म को ग्रास रूट लेवल पे हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्लस इनसे हमने रिकमेंडेशन पूछी और भी बहुत कुछ। आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच कि आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। नहीं, ऑलवेज अवेलेबल। सर, इंटरव्यू का आगाज़ यहाँ से करते हैं। आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अपने बैकग्राउंड के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में, फिर उसके बाद टीन एज के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाय, मेरा जो बैकग्राउंड है वो तो तमाम मेरी वेबसाइट पे भी है, किसी ने देखना हो azamjameel.com पे। लेकिन मैं 2 स्कूलों में रहा, ईस्टर्न कॉलेज में और बर्न हॉल में, और वहाँ से ही अपनी स्कूलिंग की। और फिर कराची यूनिवर्सिटी से बीए किया। फिर मैं अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए। और नौकरी जो है वो सारी ज़िंदगी हॉस्पिटैलिटी और होटल रिलेटेड ही रही। बीच में कुछ अरसा था जहाँ मैं बर्जर पेंट्स का जनरल मैनेजर था, और मैंने अपने इन लॉज के साथ कुछ टेक्सटाइल का काम किया बहुत कम अरसा। मेजॉरिटी 40-45 साल हॉस्पिटैलिटी में गुजरी और बस ज़िंदगी गुजर गई। उसके बाद एंड वाइल आई वाज वर्किंग, जब मैं नौकरी भी कर रहा था, तो ये ट्रेनिंग और टीचिंग और मेंटरिंग ये तो मेरी एक हॉबी थी। ठीक है। और वो हॉबी इतनी डेवलप कर गई कि अब मेरी जो लोग मुझे जानते हैं वो ज़्यादा एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटर, लाइफ कोच जानते हैं, ना कि मुझे एज अ होटलियर जानते हैं। तो बस गुजर गई ज़िंदगी। सर, अगर मैं इंस्पिरेशन पूछूं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी इस इंडस्ट्री को पिक करने की, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आने की, तो यार देखो, मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं 2 चीज़ें कह सकता हूँ। एक तो वो चीज़ कह सकता हूँ जो लोगों को अच्छी लगे, या मैं सच बोल सकता हूँ। ठीक है। कभी कभी ये दोनों चीज़ें एक नहीं होती। तो अच्छी बात तो ये है कि मैं कहूँ कि मैं यूँ इंस्पायर हुआ। लेकिन जो सच है वो ये कि मुझे उस ज़माने में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स के चेयरमैन होते थे एयर मार्शल नूर खान, तो वो मेरे साथ टेनिस भी खेला करते थे और मैं नेशनल लेवल का टेनिस प्लेयर था। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी कुछ नहीं, मैंने तो अभी ग्रेजुएशन की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब नौकरी पे पहुंचो। तो उन्होंने हुक्म सुनाया, तो मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ज्वाइन कर ली। और वो इतनी मुझे वो ये लाइन अच्छी लगी, और ये बहुत कम लोगों के नसीब में होती है कि आपको जो काम मिले वो आप उसको पसंद करते हो। अ लॉट ऑफ पीपल, मैं जो लोगों से, बच्चों से बात करता हूँ, 60 to 70% वो नौकरी कर रहे हैं जो काम उनको अच्छा नहीं लगता। तनख्वाह ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन वो अंदर से जो मोहब्बत होती है ना काम के साथ, वो नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरे पे बड़ा करम किया कि मेरे से वो काम करवाया, और मुझे अपने हॉस्पिटैलिटी करियर में बहुत सारी ऑफ़र्स आई और बड़ी सीनियर पोजीशंस की ऑफ़र आई, लेकिन मैं हॉस्पिटैलिटी को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। तो रिटायरमेंट के बाद उसको छोड़ा, और फिर जब हॉस्पिटैलिटी की ऑपरेशंस को छोड़ा तो मैं हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन में पढ़ गया। तो मैंने अखूवत के लिए और हाशू के लिए फिर हॉस्पिटैलिटी स्कूल्स खोले। सही। तो स्कूल्स अब चल रहे हैं, तो बच्चे हॉस्पिटैलिटी पढ़ रहे हैं। तो बस ये एक सफ़र पूरा हो गया। सर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है क्या और ये कैसे ऑपरेट करती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें हमारी ऑडियंस को। बेटा, एक तो जो हमने, पहले तो मैं ये बता दूं कि अगले 15 साल में हॉस्पिटैलिटी जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। सबसे ज़्यादा नौकरियां जो है अगले 15 साल में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देगा। आईटी से भी ज़्यादा, लोग समझते हैं कि आईटी में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आईटी से भी ज़्यादा
जो नौकरियां हैं वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देगा। लेकिन हॉस्पिटैलिटी को हमारे लोगों ने क्या किया कि होटल के साथ लिंक कर दिया। होटल जो है वो हॉस्पिटैलिटी का 7-8% हिस्सा होटल है। हॉस्पिटैलिटी की एक बड़ी वाइड फील्ड है। हॉस्पिटैलिटी में टूर ऑपरेटर्स आते हैं, ट्रैवल एजेंट्स आते हैं, होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट आती है। ये सारी चीज़ें मिला के हॉस्पिटैलिटी का पैकेज बनता है। तो आप बस यूँ समझ लें कि भाई अगर एक आदमी लंदन से उठा है छुट्टी मनाने के लिए, तो वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करता है। पहले तो वो जहाज़ में बैठता है, तो एयरलाइन भी हॉस्पिटैलिटी है। फिर जब वो यहाँ लैंड करता है तो उसको कोई टैक्सी वाला उठाता है, कोई गाड़ी उठाती है, वो भी हॉस्पिटैलिटी है। जब वो होटल आता है तो कमरा उसको मिलता है, वो भी हॉस्पिटैलिटी है। फिर वो खाना खाता है, वो भी हॉस्पिटैलिटी है। सुबह उठ के वो कोई साइट सीइंग जाता है, कोई मकामात देखने जाता है, वो भी हॉस्पिटैलिटी है। उसको जो शख्स लेके जाता है, जो गाइड होता है, जो बता रहा होता है, वो भी हॉस्पिटैलिटी है। तो ये हॉस्पिटैलिटी जो है, फिर वो शॉपिंग करता है जाके, मरी के माल रोड पे फिरता है, वो भी हॉस्पिटैलिटी है। तो ये हॉस्पिटैलिटी एक बहुत वाइड फील्ड है। हमने इसको अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जब कोई हॉस्पिटैलिटी का नाम लेता है तो हम समझते हैं कि जी ये होटल मैनेजमेंट की बात कर रहा है। होटल्स हॉस्पिटैलिटी का बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं, लेकिन एक छोटा हिस्सा है। और ये जो हॉस्पिटैलिटी है, जैसे मैंने गुजारिश की, ये अगले 15 साल में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हॉस्पिटैलिटी में होंगी। बिल्कुल। का फ्यूचर क्या है, और जो स्टूडेंट्स हैं या बॉयज़ एंड गर्ल्स अगर इसको एज अ करियर चूज़ करते हैं तो क्या स्टेप्स हैं और किस तरह वो आ सकते हैं और किस तरह ग्रोथ कर सकते हैं? देखिए, करियर स्टेप्स तो बड़ी सिंपल है। हमारे बच्चे ये समझते हैं कि हॉस्पिटैलिटी जो है वो मैं पढ़ाई के बगैर भी कर सकता हूँ, या उसकी स्पेशलाइज्ड फील्ड के बगैर भी मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी लोग समझते हैं कि जी ये कौन सा मुश्किल काम है, वो खाना पकाते हैं, तो मेरी बेगम तो बहुत अच्छा खाना पकाती है। तो बेसिकली बच्चों को मैसेज ये है कि हॉस्पिटैलिटी एक टेक्निकल फील्ड है, और कोई भी टेक्निकल फील्ड हो उसके लिए आपको उस फील्ड की एजुकेशन चाहिए होती है। अगर आपने प्रोग्रेस करना है, तो अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो 5 साल मेडिकल कॉलेज में लगाते हैं ना। अगर आप इंजीनियर बनते हैं तो 5 साल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लगाते हैं। इसी तरह अगर हॉस्पिटैलिटी का करियर बनाना है तो आपको हॉस्पिटैलिटी की डिग्री चाहिए। क्या डिग्री के बगैर आप हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिर आगे जाके ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। जो टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं वो बढ़ जाते हैं, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। तो मेरी एडवाइस यही है कि जी अगर हॉस्पिटैलिटी को करियर बनाना है और अगर शौक़ है तो फिर हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई करनी है। और अब पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी स्कूल्स हैं। ये कोथम है, हाशू स्कूल है, अकूवत का स्कूल है, और भी स्कूल खुल रहे हैं। तो इसको आप तरीके से करें, शॉर्टकट ना मारें, तो फिर इसमें बहुत स्कोप है। अगर आपने कहा जी मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, तो चलो मैं यहाँ नौकरी कर लेता हूँ, तो वो नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन आगे जाके दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल इस तरह। सर आजकल जिस तरह आप स्टार्टअप कल्चर ज़्यादा प्रमोट हो रहा है और हर दूसरा बंदा स्टूडेंट स्टार्टअप अपना उसने लॉन्च किया है और उसको चला रहा है, तो अगर मैं आपसे सर पूछूं कि नॉर्मली ये होता है कि स्टार्टअप के लिए डिफरेंट मेंटोर्स हायर किए जाते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, लेकिन ऐसा एक्सपर्ट बहुत कम बुलाया जाता है जो उनको हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म के बारे में बताए। तो आप सर स्टार्टअप फाउंडर्स को क्या गाइड करते हैं? यार देखो, मैं क्योंकि NIC के साथ इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने तो अपनी सर्विसेज उनको वॉलंटियर की हुई हैं कि जी अगर कोई हॉस्पिटैलिटी के बारे में बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। और बहुत सारे बच्चे NIC में जाते भी नहीं हैं, डायरेक्टली मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं, जैसे तुमने ली। जी। तो वो आके कहते हैं जी कि हम नारायण में ये छोटा सा होटल खोल रहे हैं, तो हम क्या करें, तो क्या नहीं करें। तो इस तरह एडवाइस लोग लेते रहते हैं। और जहाँ तक मेरा इल्म है और जहाँ तक मैं दे सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको हेल्प कर दूँ। तो
अगर वो NIC के थ्रू आते हैं तो फिर NIC मुझे बुला लेती है, मैं जाके फिर उनको बता देता हूँ। डिपेंड करता है कि आप कितना हेल्प चाहते हैं। देखिए, हेल्प आपको उतनी मिलती है जितनी आपकी ख्वाहिश होती है। जी। पानी आपको उतना ही पिलाता है कोई जितनी आपको प्यास होती है। जी। तो एक बड़ा पुराना मुहावरा है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अराइव। तो पहले स्टूडेंट तो तैयार हो ना। जी जी। टीचरों की पहले सोचना शुरू कर देते हैं। इफ़ यू आर हंग्री टू लर्न तो फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। लेकिन अगला बंदा ख्वाहिश तो करे ना कि हाँ जी मैंने ये काम सीखना है। बिल्कुल इस तरह। सर अब नेक्स्ट हम डेली रूटीन की तरफ आते हैं। अगर हम बाहर से देखें तो जॉब टाइटल्स जो हैं हॉस्पिटैलिटी के क्या होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, और प्लस एक हॉस्पिटैलिटी स्पेशलिस्ट की डेली रूटीन कैसे होती है। तो अगर हम सर आपसे पूछें कि एक आज़म जमील साहब की यार देखो, हॉस्पिटैलिटी एक होटल जो है ना, जी जिस दिन वो खुलता है उसके बाद वो उस दिन बंद होता है जब आप उस होटल को डिमोलिश करते हो। जब बुलडोजर लाके उस होटल को तोड़ते हो, ठीक है, उस टाइम तक वो होटल बंद नहीं होता। अब ये अरसा 1 महीने का भी हो सकता है और ये 100 साल का भी हो सकता है। ठीक है। होटल ने कभी बंद नहीं होना। होटल ने 24 आवर्स अ डे चलना है। आपने अगर हॉस्पिटैलिटी की प्रोफेशन को सिलेक्ट किया है तो फिर घड़ी नहीं देखनी। जिसको घड़ी देखने की आदत है कि जी 5 बजे छुट्टी हो गई है, वो इस प्रोफेशन के लिए बना नहीं। ये 24 आवर की बिजनेस है तो इसमें घड़ी देखने की तो इजाजत नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस दिन ईद होती है उस दिन सारी दुनिया होटल आती है। उस दिन आप छुट्टी कर जाओगे। बिल्कुल। उस दिन तो आप पे सबसे ज्यादा प्रेशर है। तो जब किसी छुट्टी का टाइम आता है या किसी फेस्टिवल का टाइम आता है और आप तो उसमें शामिल ही नहीं हो सकते, बिकॉज सारी दुनिया ने होटल में आना है। जी ठीक है जी। तो उस टाइम पे आप कहो जी कि आज बसंत है मैं जा रहा हूं। भाई बसंत में तो लोगों ने होटल आना है, या ईद पे आना है, या क्रिसमस पे आना है। तो ये इसमें सैक्रिफाइसेस बहुत है, और लेकिन हर नौकरी में होते हैं। जी। हर नौकरी में होते हैं। उसकी जो द नेचर ऑफ द सैक्रिफाइस इज डिफरेंट, बट करना पड़ता है। इसमें यह है कि मैंने कितने बरस रातों को भी काम किया, बिकॉज होटल ने रात को भी काम चलना है। जी। अब रात को अगर कोई VIP डिनर है और मुल्क का वजीर आजम आपके होटल में आ रहा है तो आप क्या कहोगे कि नहीं जी मेरी 5 बजे छुट्टी हो गई है। आपने पोर्च में उसको रिसीव करना है। एग्जैक्टली। ठीक है जी। और जब तक वो वजीर आजम मुल्क का घर नहीं चला जाता और आप सेटिस्फाइड नहीं होते कि सारी सर्विस ठीक हो गई है, आप तो नहीं घर जा सकते ना। तो ये तो एक इसमें फ़र्क है। और ये बच्चे जो हैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि जी कभी दिन है कभी रात है, लेकिन ये बिज़नेस का नेचर ही है। जैसे PIA का पायलट है या एमिरेट्स का पायलट है, वो तो नहीं देखता ना कि दिन है कि रात का। अगर रात को 9 बजे फ्लाइट है और 8 घंटे की फ्लाइट है तो उसने 7 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना है। उसने तो सारी रात जहाज उड़ाना है ना। वो तो नहीं कह सकता कि जी मुझे सिर्फ सुबह की फ्लाइट दे। तो बहुत सारी नौकरियां ऐसी होती हैं जहां आपको टाइमिंग का थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बिल्कुल इस तरह। सर आपके माशाल्लाह जितना 45 ईयर का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, तो अगर मैं आपसे सीक्रेट ऑफ सक्सेस पूछूं इस इंडस्ट्री में तो क्या है? यार देखो, ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस हर इंडस्ट्री में पैशन है, जिसको उर्दू में जुनून कहते हैं। मेरे से हॉस्पिटैलिटी के यंगस्टर्स पूछते हैं कि सर ये दिन का आगाज पैशन से कैसे किया जाए। तो मैंने कहा कि जब होटल की नौकरी करने जाते हो तो सुबह ऐसे तैयार हो कि बेगम शक करना शुरू कर दे। मजा तो तब आए ना। जरा खुशबू लगाओ, जरा कपड़े अच्छे पहनो, और जब तुम उस फीलिंग में होगे तो अंदाजा करो जब तुम दफ्तर पहुंचोगे तो जो गेस्ट तुम्हारा आएगा उसके साथ तुम किस तरह डील करोगे। अगर तुमने एक मनहूस शक्ल बना के दफ्तर जाना है कि यार ये क्या मुसीबत है, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो पैशन जो है ये मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पैशन नहीं होगा तो नौकरी नहीं होगी। बिल्कुल होगी,
लेकिन व्हाट पैशन अलाउज यू टू डू इज अलाउज यू टू डू समथिंग एट अ हायर लेवल। अगर आपके पास पैशन है तो वही काम जो आप कर रहे हो वो एक आला दर्जे पे आप ले जाओगे। और अगर पैशन नहीं है तो बीच में गुजारा टाइम भी वो जो हो जाता है, आप गुजारा कर लेते हो। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पोर्ट्स में, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन था, इमरान खान भी स्पोर्ट्समैन था, तो हमें कोई सोटी मार के तो नहीं ना स्पोर्ट्स खिलाता, वो तो हमारा पैशन होता है। सुबह फजर पे उठ के ट्रेनिंग, फिर इमरान जो था ये 14 साल की उम्र में नेट्स की अगर प्रैक्टिस है 4 बजे तो ये 2 बजे आ जाता था और ये 2 बजे बॉलिंग करा रहा होता था। हालांकि उन्होंने कहा होता था जी आप 4 बजे पहुंच, तो वो जो 2 बजे पहुंचना है वो पैशन है, वो पैशन है। और ये 2 से 4 का जो फर्क है ना, ये आपको चैंपियन बना देता है, बस इतना फर्क है। हाँ। बिल्कुल इस तरह। अच्छा सर, आपके ख्याल से पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को आप 10 में से कितना रेट करते हैं? यार देखो, हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है ना, लाइक आई सेड कि हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सिर्फ होटल नहीं है। अगर आप होटल्स को लें तो हमारे होटल्स बहुत रीजनेबल लेवल के हैं, और जो हमारे अच्छे होटल हैं वो काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के होटल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सिर्फ होटल का नाम नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट का भी नाम है। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है? आपकी मेट्रो बहुत अच्छी है, लेकिन मेट्रो तो एक रूट पे चलती है, ठीक है जी। अब देखिए डेवू जब आई और ये इस किस्म की बस सर्विसेज आई, तो आपने मैंने बस में बैठना शुरू कर दिया। उससे पहले नहीं बैठते थे ना, हम कहते थे सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट अच्छा आता है लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे हमारे एरियाज़ हैं जहां हमने हॉस्पिटैलिटी को इम्प्रूव करना है। जैसे हमारी सड़कें हैं, वो भी हॉस्पिटैलिटी का हिस्सा है। अब आप बालाकोट को क्रॉस करें, नारायण तक आपकी गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है, इतने इतने खड्डे हैं। तो वो भी तो हॉस्पिटैलिटी का हिस्सा है ना। अगर आपको एक जगह पहुंचने के लिए आपको इतनी दिक्कत होती है, फिर जब आप वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ कौन सी सहूलियात आपके लिए अवेलेबल है? रात को आपकी फैमिली में से कोई बीमार हो गया तो क्या बटाकुंडी में अस्पताल है? कोई डॉक्टर रात को मिलेगा आपको? ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हॉस्पिटैलिटी का हिस्सा है। बिकॉज हॉस्पिटैलिटी का मतलब है एक्सपीरियंस जी। तो जब आप कहीं जाते हो एक छुट्टी पे और 10 दिन बाद आते हो, तो आपका टोटल एक्सपीरियंस जो होता है वो मैटर करता है। आपको जी खाना बहुत अच्छा था, कढ़ाई गोश्त अच्छा था, लेकिन अगर सड़क खराब थी तो भाई कढ़ाई गोश्त का सड़क से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो अगर आपका पूरा एक्सपीरियंस होगा तो वो आपको फिर एक पॉजिटिव फीलिंग मिलती है। तो पाकिस्तान में हमारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत हमें इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। सर, इस ग्रोथ के लिए नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए आप क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं? देखिए, टूरिज़्म की अगर आप बात करें तो मैं तो अभी हुकूमत में था, मैं स्पेशल असिस्टेंट था टू द प्राइम मिनिस्टर। तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भी ये कहता था कि देखिए, आपने पहले अपना घर ठीक करना होता है। हम क्या करते हैं कि जब टूरिज़्म का नाम लेते हैं हम भागते हैं गोरे ढूंढने के लिए, गोरे लाओ गोरे लाओ। और भाई गोरे आ जाएंगे, पहले अपना घर तो ठीक करो। आज तुम्हारे घर में भी रात को तुमने अगर 4 दोस्तों को खाने पे बुलाया होता है तो तुम भी ड्राइंग रूम की सफाई कर रहे होते हो, तुम भी कोई फूल शूल लगा देते हो यार कि 4 दोस्त आ रहे हैं ना। तो हमारा घर जो है वो अभी ऑर्डर में नहीं। और हमारी तो मेरी जो एक मिशन थी जब मैं हुकूमत में था कि मैं पहले अपने घर को तो ठीक करूं। घर को ठीक करने का क्या मतलब है कि काराकोरम हाईवे जो है वो इतनी खूबसूरत हाईवे है, पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन उस हाईवे पे 300 किलोमीटर के लिए गुस्लखाना नहीं है। तो खूबसूरती को क्या करना है? अगर तुम्हारी वालदा जा रही है और वो कह रही है बेटा मैंने बाथरूम जाना है, तो आप क्या कहोगे? अम्मा पहाड़ देखो, अभी बाथरूम नहीं जा सकते। अब वो बाथरूम एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो टूरिज्म का हिस्सा है। तो जब तक आप घर नहीं ठीक करोगे अपना, लोग 23 करोड़ की आबादी है, आपको गोरों की क्या ज़रूरत है?
आप तो फैसलाबाद को नहीं हैंडल कर सकते, आप सियालकोट को नहीं हैंडल कर सकते। ये मरी का सानिया जब हुआ था तो कितने गोरे गए थे, सारे पाकिस्तानी थे ना। तो हमारी तो 4000 गाड़ी चली जाती है तो ट्रैफिक जैम हो जाती है 3 दिन के लिए। तो हमने पहले अपने घर को ठीक करना है, और जब हम अपने घर को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक, और बड़ा काम हो रहा है, सूबे जो है वो सब काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि लोग कहते हैं जी कि लोगों को आने दें, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है ज़ीशान के पहले भी हालात ख़राब थे, लेकिन पहले जब तुम्हारे साथ कोई नागवार किस्म का एक्सपीरियंस होता था ना, तुम किसी को बता नहीं सकते थे। अब तुम नारायण गए हो और तुम्हारे बाथरूम में से चूहा आ गया, तो तुम घर आके अपने भाई को बताओगे 2 हफ्ते के बाद। अब नारायण में चूहा नजर आता है तो उधर ही तस्वीर खींच के इंस्टाग्राम में 2 सेकंड में आ जाती है। बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल इस तरह। तो अब बुरी खबर जो है वो पूरी दुनिया को पहले पता चलती है, होटल के मैनेजर को बाद में पता चलती है। तो लोग कहते हैं जी पहले भी तो हालात ख़राब थे, पहले ख़राब थे, लेकिन पहले बुरी खबर फैलती नहीं थी। अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वो रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा उन्होंने गलत किया, आपने उसी वक्त तस्वीर खींची, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला, सोशल मीडिया पे उस रेस्टोरेंट की माँ बहन शुरू हो जाती है। तो पहले तो नहीं होता था ना, पहले आपके पास कैमरा ही नहीं था जी। तो आप घर आते थे तो आप कहते थे जी वो पिज़्ज़ा बड़ा ख़राब है। अब पूरी दुनिया को 10 सेकंड में पता चलता है कि पिज़्ज़ा ख़राब है। तो बुरी खबर जो है वो बहुत जल्दी फैल रही है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को शिकायत का मौका ना दें, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा कैमरे आएंगे, जितने ज़्यादा कैमरे आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी शिकायतें लगेंगी। बिल्कुल ऐसा। तो लोगों को लाना तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखें कि अगर जो आप उनको ऑफर कर रहे हैं वो चीज़ अगर मयारी नहीं है तो फिर 300 व्हाट्सएप जाएंगे रात को। जी जी सर। तो ये समझने की चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा सर, टूरिज़्म की बात करते हैं। टूरिज़्म को सर ग्रास रूट लेवल पर हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखो, ग्रास रूट लेवल पे प्रैक्टिस करना, सबसे पहली बात यह है कि मैं तो लोगों को कहता हूँ कि हम अपने आप से झूठ ना बोलें। और हम अपने आप से कैसे झूठ बोलते हैं कि जी देखिए ना, हम तो बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, हमसे बेहतर तो टूरिज़्म कोई जानता नहीं है। ओ अल्लाह के बंदो, आप मेहमान नवाज हो, लेकिन आप मेहमान नवाज उनके साथ हो जिनको आप पसंद करते हो। गैरों के साथ आप मेहमान नवाज नहीं हो। टूरिज़्म का मतलब है अजनबियों से प्यार, ये मतलब है टूरिज़्म का। हम अपने मामे से, चाचे से, कज़न से, दोस्तों से हम जान दे देते हैं। कोई आपके दोस्त आ जाए, जब तक कढ़ाई गोश्त नहीं खिलाएंगे उनको घर नहीं जाने देंगे। बाहर निकलो तो बेवजह किसी को सलाम किया है आज तक? इसको टूरिज़्म कहते हैं। जब डेबू में बैठे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा जो बंदा बैठा हुआ है, तुम 4 घंटे अपना फ़ोन देखते रहोगे, उसको सलाम नहीं करोगे, उसको टूरिज़्म कहते हैं। हम लोग अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं कि जी हम बहुत मिलनसार लोग हैं। मिलनसार लोग आप सिर्फ उनके साथ हो जिनको आप पसंद करते हो। टूरिज़्म का मतलब है कि आप उन लोगों से मोहब्बत करो जिनको आप जानते नहीं हो। बिकॉज आपके होटल में या मेरे होटल में जो बंदा आता है, मैं तो उसको नहीं जानता, तो मैंने उसके साथ मोहब्बत करनी है ना। मैं पहले क्या कहूँ कि नहीं जी, पहले मेरा वो जो जिसको मैं जानता हूँ उसको लेके आओ, मेरे कज़न को लेके आओ या मेरे दोस्त को लेके आओ। तो हम लोगों ने पहले तो अजनबियों से प्यार करना है। टूरिज़्म बनती है। अब वलायतों में क्या होता है, मैं वलायत जाता हूँ, मैं ट्रेन में बैठता हूँ, 10 बंदा मुझे गुड मॉर्निंग कहते थे, मैं जानता भी नहीं। बिल्कुल सर, ये बात है। वो आपको गुड मॉर्निंग का हाय, मैं कहता हूँ हाय, ये टूरिज़्म है। अब मैं कहता हूँ नहीं, मैं बैठता हूँ डेबू में, मैंने थोड़ी किसी को सलाम करना है, क्यों मैं तो नहीं इनको जानता, ये तो मेरे दुश्मन है। हाँ, कोई जानने वाला मिल गया तो हाथ हिला दोगे, वरना तो आपने यूं अपना फ़ोन पकड़ना है और 4 घंटे और ठोकर न्याज बेग पे आपने उतर जाना। इसको टूरिज़्म नहीं कहते। तो टूरिज़्म, और हम गलत फहमियों में ना रहे कि जी हम तो 7000 साल पुरानी हमारी सकाफ़त है। हमारी सकाफ़त अपनों से मोहब्बत करने की है। पाकिस्तान में एक ज़माना था
जब तुम नहीं पैदा हुए थे और मैं था, जब हम अजनबियों से मोहब्बत करते थे। आप लोगों ने वो ज़माना ख़त्म कर दिया है। आप लोग ट्रांजैक्शनल हो गए हो। आप कहते हो कि मैं इसको सलाम करूंगा, मुझे क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप प्रॉफिट एंड लॉस करते हो। बिल्कुल। याद रखना कि सलाम करना फ़र्ज़ है, सलाम लेना फ़र्ज़ नहीं है। जी। ये याद रखना। हम पहले कहते हैं कि जी इस बंदे के साथ अगर मैं सलाम करूं तो मेरा बेनिफिट क्या है। हमारे बुजुर्ग, और जब हम भी छोटे होते थे तो ये सब काम बिला वजह होता था। आप राह चलते चलते को सलाम करते थे, राह चलते चलते की मदद करते थे। बिल्कुल। आप किसी लेडीज को 4 बैग उठा कर देखते थे तो आप कहते थे कि 2 मुझे दे दें, मैं आपकी गाड़ी तक पहुंचा देता हूं। आज आप वो नहीं करोगे। इसी को टूरिज्म कहते हैं। बिल्कुल। खुश इखलाकी को टूरिज्म कहते हैं। हम एक तरफ से हम बद अखलाक हो गए और दूसरी तरफ से हम कहते हैं टूरिज्म। ओ भाई, लेक सैफुल मलूक से टूरिज्म नहीं होती, टूरिज्म तुम्हारे इखलाक से होती है। बिल्कुल। K2 कितना भी ऊंचा हो वो टूरिज्म नहीं है। टूरिज्म ये है कि आपने कितनी मोहब्बत और तमीज़ से उससे बात की है। ये लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, जिस तरह भी आपने ये जिक्र किया, यही चीज़ पाकिस्तान में नॉर्मली हम देखें तो टूरिज़्म का, अगर हम फ्रेंड भी कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो बजट के हिसाब से हम उसको एक हमने टाइटल दिया हो कि यार इतनी छुट्टियां होंगी, हम यहाँ घूमने जाएंगे, इस प्लेस पर जाएंगे, तो ये टूरिज़्म है। तो ये आप, अगर आपसे मैं स्टेप पूछूं कि किस तरह पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को भी इस तरफ ला सकते हैं? यार देखो, ये स्कूलों का काम है। देखिए, आज का स्टूडेंट कल का टूरिस्ट है, लेकिन स्टूडेंट में ये इंटरेस्ट पैदा करना होता है। लाहौर के कितने स्कूल हैं जो अपने स्टूडेंट्स को रेगुलरली लाहौर म्यूजियम लेके जाते हैं? लाहौर के कितने स्कूल हैं जो अपने स्टूडेंट्स को रेगुलरली पुराने शहर लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि जी ये हमारा अंदरून शहर, ठीक है जी। टेक्सला की हम शो मारते हैं कि जी ये तो 5000 साल यहाँ बुद्धा इधर बैठा हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य इधर बैठा हुआ था। तो इस्लामाबाद है जो शहर जिसमें तुम और मैं आप बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में मैं कसम खा के कहता हूँ कि 80% पॉपुलेशन टेक्सला नहीं गई और यहाँ से 25 मिनट का फासला है। तो कहाँ से टूरिज्म आएगी? हमारी 3 छुट्टियाँ होती हैं, हम गेट को ताला लगाते हैं तो आलू वाले पराठे आ जाते हैं कि कोई न सरुतंग करे। बिल्कुल सही। उनकी 3 छुट्टियाँ होती हैं, वो अपने बच्चों को डिक्की में फेंकते हैं, कहते हैं निकलो यहाँ से बाहर, कहीं ना कहीं तो घूम के आए। हमारी जब तक पूरी प्लानिंग नहीं होती, ओ भाई दफा करो प्लानिंग को, बैठो गाड़ी में, बस निकल जाओ यार, क्या है, शाम को वापस आ जाना, घर से तो निकलो। बिलीव करें, ये टेक्सला एक वर्ल्ड फेमस साइट है, दुनिया टेक्सला की तारीफ करती है। इस्लामाबाद के लोगों ने टेक्सला नहीं देखा हुआ, उन्होंने अपने बच्चों को टेक्सला नहीं लेके गए। ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि आप अपनी तारीख से अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं। तो टूरिज्म किस तरह बनेगी? टूरिज्म कोई आसमान से थोड़ी गिरेगी, और गोरे ने थोड़ी टूरिज्म बनानी है, टूरिज्म तो आपने बनानी है। इंडिया में ताजमहल का नाम तुमने सुना है? ताजमहल में 7 से 8 लाख गोरा आता है साल में, 90 लाख इंडियन जाता है, 10 गुना इंडियन जाता है। ये नहीं है कि गोरे के हवाले किया और खुद घर बैठ के, 90 लाख हिंदुस्तानी हर साल ताजमहल जाता है। 90 लाख को तुम 365 से डिवाइड कर लो तो तुम देख लो कि डेली हजारों की तादाद है जो ताजमहल के बाहर खड़ी होती है। ये इंडियंस हैं जो अपने बच्चों को लेके जाती हैं, जो अपनी तारीख बताते हैं कि जी ये फलानी चीज़ है जी। 25 किलोमीटर है यहाँ से टेक्सला, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम कहेंगे जी कोई फिल्म लगाओ नेटफ्लिक्स पे जी, क्योंकि छुट्टी आ गई है। तो फिल्म भी ज़रूर देखें, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टूरिज्म जो है वो एक कल्चर है, वो कोई डिग्री नहीं है, वो एक कल्चर है, घूमने फिरने की आदत है और अपने मुल्क की तारीख की आदत है कि जी आपको अपने हिस्ट्री से लगाव है, आप यू वांट टू नो
अगर वो डिज़ायर नहीं है, वो थर्स्ट नहीं है, और वो क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी को क्या कहते हैं, तजस्सुस अगर नहीं है, तो फिर कैसे टूरिज्म हो सकती है? टूरिज्म तो शुरू ही तजस्सुस से होती है ना, कि यार मैं पता तो कराऊं ये क्या बकवास है जी। तो अगर नहीं पता करवाना, अगर गूगल में तस्वीर देखनी है तो 100 बिस्मिल्लाह देख लो। जी बिल्कुल सर। फिर जिस गोरे की उम्मीद कर रहे हो ना, तो वो भी तस्वीर देख लेगा, फिर उसको आने की क्या ज़रूरत है? वो भी तस्वीर देख लेगा, वो भी पढ़ लेगा जी केटू बहुत अच्छा पहाड़ है जी, वो भी 4 वीडियोस देख लेगा केटू के बारे में, वो कहेगा जी मैंने देख लिया। तो हम घर से तो शुरू हो ना, बिकॉज जो काम होता है वो घर से शुरू होता है, फिर आगे जाके वो बनता है। बिल्कुल सर, परफेक्ट। अच्छा सर, आपकी जो माशाल्लाह 45 ईयर के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा वाकया जिसने आपकी लाइफ चेंज की हो, अगर आप शेयर करना चाहते हैं? बेटा तो चेंज होती है, और कभी लोग कर देते हैं, कभी हालात कर देते हैं। मैं लंदन में था, और जिस दिन मैं वापस आया पिछले साल, उसी दिन तब के वज़ीर आज़म ने मुझे बुला के तो मुझे वज़ीर बना दिया। अब ये चीज़ें जो होती हैं, ये आपके वहम व गुमान में भी नहीं होती कि यार मेरे साथ ही हो गया। तो मैंने जाके जब घर आके फैमिली को बताया तो इन्होंने बिलीव ही नहीं किया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लोग मैं तो लोगों से पूछता हूँ कि यार ये जो मैं बातें आज कर रहा हूँ, और जिसकी वजह से तुम मेरा इंटरव्यू आज ले रहे हो, मैं तो 30 साल से ये बातें कर रहा हूँ। तो 1 साल पहले से तो तुम जानते नहीं थे आज़म जमील कौन है। तो अब क्या हुआ है कि आज़म जमील तुम्हारे लिस्ट में आ गया और तुमने कहा जी मुझे इंटरव्यू दें। मैं तो 30 साल से बातें कर रहा हूँ। तो मैं अदील हाशमी से पूछ रहा था, जो फैज़ साहब के नवासे हैं जी। तो उन्होंने कहा था कि फैज़ साहब ने कहा है कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। बातें तो वही कर रहे हो, लेकिन जब किसी का वक्त आता है ना, तो फिर दुनिया उसकी बातें सुनती है। तो मैंने एक लफ्ज़ नहीं अब वो नहीं बोला जो मैं 30 साल से नहीं बोल रहा। आज मैं घर से निकलता हूँ तो सेल्फी, तो ऑटोग्राफ, तो ये तो वो, तो लोग कहते हैं वो आज़म जमील बैठा हुआ है। ये आज़म जमील तो 30 साल से यही कह रहा है। तो तुम कहाँ थे पहले? वो वहीं थे, सिर्फ ये था कि आज़म जमील का टाइम नहीं आया था। आज तुम भी मेरे घर बैठे हुए हो, मेरा इंटरव्यू कर रहे हो। साल पहले कसम खाओ मेरा नाम सुना था? नहीं सुना ना। तो मैं तो यही काम कर रहा था, मैं तो कोई अलग काम नहीं कर रहा था जी। कौन सा मैंने कोई नोबेल प्राइज़ जीत लिया कि तुम यहाँ बैठे हुए हो, या मैंने कोई एवरेस्ट सर कर लिया? वही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन अल्लाह ताला जब आपको गुमनामियों के अंधेरे से निकालता है ना, और कहता है चल भाई अब तेरा ये काम है, तो फिर सारी दुनिया आपकी बात सुनती है। ये उसके काम। ज़बरदस्त, ग्रेट सर। रिकमेंडेशन की तरफ आते हैं आप, मतलब कि यूथ को या हमारी ऑडियंस को, अगर कोई बुक्स, कोई ऐप, कोई ड्रामा, जिस तरह आपका शौक़ है म्यूज़िक का प्लस क्रिकेट का, कोई मूवी, कोई वेब सीरीज़, या कोई बुक्स या कोई ऐप जो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो, आपने को रिकमेंड करनी हो तो सर वो क्या? यार देखो, किताबें मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि किताबों में लोगों की अपनी चॉइस होती है। जी। मैं सिर्फ लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। एक तो मैं ये कहता हूँ कि यार घर से रोज़ निकला करो। ठीक। घर से निकला करो, बिला वजह निकला करो, वॉक कर लो, और अगर 10 किलोमीटर नहीं कर लेते तो कम से कम 10 मिनट कम वक्त वॉक कर लो। घर से निकलो। कोई गेम खेल सकते हो, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो तो वो ज़रूर खेलो अगर खेल सकते हो। और गेम खेलने का मतलब ये नहीं है कि तुम चैंपियन हो जाओ। गेम खेलने का मतलब है 4 दोस्तों को जमा किया। मेरा बेटा जो है वो रोज़ हमारे ड्राइवे में क्रिकेट खेलता है, और तुमने हमारी ड्राइवे देखी है, वो गेट बंद करते हैं और 2-2 घंटे यहाँ पर क्रिकेट का मैच होता है। पूरा मोहल्ला तंग पड़ा होता है, शोर मचा होता है जी। तो मैं खुश होता हूँ कि यार देखो ये कुछ खेल रहे हैं जी। अब मेरा बच्चा जो है वो बेटा मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करके आया है, बड़ा बिजी है, लेकिन वो टाइम निकालता है तो खेले ज़रूर। और रोज़ रात को सोने से पहले 4-5 मिनट गूगल ज़रूर कर ले, कुछ भी। और ये नहीं है कि कोई फ़लसफ़ाना गूगल किया कि दुनिया कैसे घूमती है। बेवकूफ़ाना से बेवकूफ़ाना चीज़ गूगल करते हैं। सुल्तान राही को टाइप कर ले बस, तो वो आपको बताएगा कि ये कौन आदमी है, ये क्या करता था, इसने कितनी फिल्में बनाई। सुल्तान राही ने
अपना कितनी रकम, अपनी जायदाद जो है वो चैरिटी को दे दी। करोड़ों रुपए उस आदमी ने आंखें बंद करके चैरिटी को दे दी, खुद कुछ नहीं रखा। लेकिन हम माइंड में है जी वो बदमाश था, तो 5 मिनट करना। लेकिन ये नहीं है कि तुमने 20 मिनट कोई रिसर्च करनी है। 5 मिनट कोई भी चीज़ गूगल करके फ़ोन रख दो और 1 महीने में तुम्हारी पर्सनैलिटी में फ़र्क आ जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि लोग जो है ना वो नॉलेज से इम्प्रेस होते हैं, एजुकेशन से नहीं होते। लोगों को तो पता ही नहीं मेरी एजुकेशन क्या है। आज कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ मैं पढ़ाता नहीं हूँ। उन्होंने तो नहीं पूछा कि आपने एमए किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, या बीए फेल है, या मैट्रिक पास है। बिकॉज नॉलेज जो आपकी है ना, दानिश जिसको कहते हैं, विजडम, दुनिया उससे इम्प्रेस होती है। आपकी जो तालीम है वो मंजिल नहीं है, इल्म मंजिल है। जी बिल्कुल। तालीम एक रास्ता है। और ये आरफा ज़हरा कहती हैं कि इल्म जो है ना वो मंजिल है, ये तालीम फाउंडेशन है। आपने फाउंडेशन बना ली और फाउंडेशन का मजबूत होना लाजमी है, लेकिन वो तब इम्पोर्टेंट है ना कि इसके ऊपर अगर आप इमारत बनाएं। अगर इमारत ही नहीं बनानी तो फिर फाउंडेशन क्यों बनाई है भाई? फिर उसका क्या फ़ायदा? फाउंडेशन का एक ही काम होता है ना कि उस इमारत की सपोर्ट करे। इमारत क्या है? इमारत नॉलेज है। तो हमारी यूथ नॉलेज से कासिर है। ये तालीम पे इतना फोकस है कि नॉलेज पे नहीं है। बिल्कुल सर, मास्टर्स कंप्लीट करके उसके बाद जीरो खत्म, बंद, फिर नौकरी। तो ये मैं कहता हूं कि रात को 4 मिनट गूगल कर ले, माधुरी दीक्षित को गूगल कर ले, कोई दिमाग में चीज आती है गूगल कर ले, और 4 मिनट के बाद उसको फोन को बंद करके सो जाए। वो इतनी सी जो नॉलेज जाएगी ना, 1 महीने में आपकी पर्सनैलिटी तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है सर। तो एक तो ये है कि डेली बेसिस पे 10 to 15 मिनट्स के लिए ज़रूर घर से निकले, आधे घंटे के लिए निकले, वॉक करें, जोक करें, और छोड़ दे बहाने, गर्मी बहुत है, फलाना बहुत है। और यार क्या है, गर्मी बहुत है, पिघल जाओगे जी, कोई बात नहीं, पसीना आएगा ना, वापस आके नहा लेना, लेकिन घर से तो निकलो यार। और 4 लोगों को बिला वजह सलाम करो, ट्रांजैक्शन नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना। राह चलते वाले को जी अस्सलाम वालेकुम, देखो तो सही वो क्या कहता है। उसमें से क्या होगा कि 2 बड़े बुलंद आवाज में वालेकुम सलाम कहेंगे, एक कुछ भी नहीं कहेगा। तो उस एक के पीछे अगर तुमने अपनी आदत बदल दी तो वो एक जीत गया ना, तुम हार गए जी। ठीक है ना, फिर तो वो जीत गया। किसी बंदे ने तुम्हें वालेकुम सलाम नहीं किया और तुमने उसके बाद सलाम करना बंद कर दिया, तो फिर तो जीत उसकी हुई। तो लोगों से मिलें, सलाम करें, ये रिश्ते इस तरह ही बनते हैं। मैं तो डेरू पे बैठता हूँ, बिलीव करें कि जब मैं उतरता हूँ तो हमारे कार्ड एक्सचेंज हुए होते हैं, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुए होते हैं। यही तो जिंदगी का बात है। हम बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा सर, माशाल्लाह अभी आप जिस स्टेज पर हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 20 ईयर ओल्ड आज़म जमील को आज के आज़म जमील साहब ने एक एडवाइस देनी है तो क्या होगी? यार देखो, 20 ईयर ओल्ड का आज़म जमील तो मर खप गया, ठीक है, क्योंकि वो अपने ज़माने की एक चीज़ थी। लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह है। मैंने कहा मेरी तरह होगा मैं इसका खून पी जाऊँगा, बिकॉज ये मेरे से 30-35 साल बाद पैदा हुआ है, ये मेरी तरह का क्यों हो भाई? हजरत अली का कौल है, तुम्हारे बच्चे किसी और दौर के लिए आए हैं, वो तुम्हारे दौर के लिए नहीं आए। तो हाँ, मेरा बेटा गाइडिंग प्रिंसिपल्स में चेंज नहीं कर सकता, ऑनेस्टी में चेंज नहीं हो सकता। हराम का 1 रुपया इस घर में कभी नहीं आएगा, मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगा। गरीबों की और मस्कीनों की मदद करने से वो चेंज नहीं हो सकता। ये 4-5 जो बुनियादी असूल हैं, इसमें तब्दीली मना है। इसके अलावा जो मर्जी करे, थी नहीं। आज वो अजीबो गरीब कपड़े पहनता है, मैं उनकी अम्मी को कहता हूँ, मैं कर दे दो भाई,
बस ये देखना कि जो बुनियादी असूल है वो नहीं बदल सकते। बिल्कुल सर। उसके अलावा तो मना है कि तुम अपने बाप की तरह हो जाओ भाई। तुम 30 साल बाद पैदा हुए हो, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में और होनी चाहिए। जो तुम्हारे बाप ने किया वो चैप्टर क्लोज है। तुमने अपने मुताबिक कंट्रीब्यूशन करनी है, लेकिन हराम का पैसा नहीं कमा सकते, किसी से बदतमीजी नहीं कर सकते, खुश इखलाक तुमने रहना है, तुमने इल्म को प्रेफरेंस देनी है। ये चीज़ें मेरे सब बच्चों को इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद उसके अलावा जो मर्जी कर, जो मर्जी कर। जी सर, एट द एंड ऑडियंस को अगर आपने एक करियर एडवाइस देनी हो यूथ को तो वो क्या होगी? मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक नहीं है, मैं ऑडियंस को करियर के लिए बड़ी सीधी एडवाइस देता हूँ, और वो ये है कि नेवर बिल्ड योर करियर ऑन लाइज। ये मेरे एक दोस्त हैं इकबाल हसन, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं कि झूठ पे मबनी अपना करियर नहीं बनाना। झूठ तो हम बोलते हैं, इंसान है, मजाक में बोलते हैं। करियर को झूठ पे नहीं बनाना। एवरी टाइम यू स्पीक पीपल मस्ट बिलीव यू आर टेलिंग द ट्रूथ, अनलेस इट्स अ मिस्टेक। गलती से अगर वो सच नहीं है, लेकिन किसी के साथ धोखा जो है, इसके ऊपर अपना करियर नहीं करना, किसी को गिरा के ऊपर नहीं आना। ठीक है। दूसरी बात इसी करियर के साथ है कि देखें, दो चीज़ें हैं जो आपसे कोई नहीं ले सकता, एक इंटेग्रिटी, एक एजुकेशन। ठीक है। बाकी हर चीज़ तुमसे ले सकते। तुम्हारे बच्चे तुमसे कोई छीन के ले जा सकता है, तुम्हारा घर तुमसे कोई छीन के ले जा सकता है। तुम्हारी जो इंटेग्रिटी है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता जब तक तुम दो ना। यू कैन ओनली बी बॉट इफ यू आर फॉर सेल। ठीक। लोग सिर्फ तुम्हें तब भी खरीदेंगे ना जब तुमने अपने ऊपर कीमत लगाई। एजुकेशन, तुम डॉक्टर हो, मैं तो तुम्हारी एजुकेशन नहीं कह सकता ना कि यार ये मुझे दे दे। ठीक। तो इंटेग्रिटी और एजुकेशन दो चीज़ें हैं जो कभी भी तुमने नहीं देनी, बिकॉज ये तुम्हारे कंट्रोल में है। बाकी तुम्हारे कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं। शाम को आके तुम्हारा सका भाई तुमसे तुम्हारी जायदाद छीन के ले जा सकता है, तुम्हारी फैमिली ले जा सकती है, तुम्हारी पैसे जा सकते हैं, हर चीज़ तुमसे छीन सकती है। इंटेग्रिटी नहीं कोई छीन सकता जब तक तुम वॉलंटरीली दो ना। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि हार्ड वर्क। अगर कोई बंदा शॉर्टकट के लिए है तो वो अपने बिस्तरे बंद कर ले। इट्स नॉट पॉसिबल। ना कभी ये दुनिया में हुआ है और ना कभी होगा। अगर करियर में सक्सेसफुल होना है तो रिलेंटलेस हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो इमरान खान की वर्ल्ड कप का तस्वीर तो देखते हैं जी, उसके पीछे जो 26 साल का रगड़ा है वो नहीं देखते, क्योंकि वो रगड़ा अगर देख लें तो फिर खुद करना पड़ता है ना। तो बेहतर है देखो ही ना, सिर्फ वर्ल्ड कप देखो। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो है कि डू नॉट रन आफ्टर मनी। पैसा बनाने के लिए घर से मत निकलो, बिकॉज अगर पैसा बनाने के लिए निकलोगे तो यू विल बी पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अगर तुम मेहनत करोगे, पैशन से काम करोगे, इंटेग्रिटी से काम करोगे, तो पैसा उसका रिजल्ट है जी। तो नेवर लीव द हाउस टू। जो बंदा इस प्रोग्राम से निकला है कि मैं पैसे बनाने निकला हूं, वो पैसे नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप बाकी काम सही करोगे तो पैसा आ जाएगा। बस ये मेरी एडवाइस। थैंक यू सो मच सर, अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दिया, और एब्सोल्यूट ऑनर के मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स भी इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।